बच्चे अपना आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल फिनॉल के डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है एल्कोहल और फिनॉल के। पहला तो पार्ट हमारे पास है कि एल्कोहल और फिनॉल्स, अगर स्पेसिफिकली एल्कोहल की बात करें तो वहां पर एक ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है मतलब वो क्या कर सकता है, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है वो क्या कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसको, तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। और जो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है जिसके पास नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो दैट मींस OH है जहां पर एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये क्लियर है अपना। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से OH में H पॉजिटिव भी तो है और वो H पॉजिटिव किसी और के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एक ही कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो और कुछ ऐसा भी है जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, है कि नहीं। तो एक ही कंपाउंड एक ही टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो alcohols behave as both, that is nucleophile as well as electrophile। ये लॉजिक समझ में आया क्या, क्लियर है। हमारे पास जब यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के पास हमारे पास एक लोन पेयर है ना, और ये लोन पेयर जाके किसी भी कार्बोकेटाइन के साथ अटैक मतलब उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है that means it is attracted towards the positive charge। ये क्या बना ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाली चीज, और ये कार्बोकेटाइन के ऊपर आके बॉन्ड बनाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास क्या बना, ROH जो है यहां पे क्या हुआ, अगर हमारे पास ऑक्सीजन जाके बॉन्ड बनाएगा और एक तरीका क्या रहेगा, अगर ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहां जाएगा, फिर अगर ऐसे रहेगा तो H जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में डिसोसिएट होगा कि नहीं। अगर हमारे पास एल्कोहल के अंदर से ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जाके किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है कार्बोकेटाइन के साथ, तो वो जो एक्स्ट्रा एक हमारे पास जो ऑलरेडी पोलर हाइड्रोजन था वो डिसोसिएट कर जाएगा वहां से और H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। वो जो रिलीज H पॉजिटिव होगा, द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। H पॉजिटिव निकल गया। अब इसमें ना एक लाइन है यहाँ पे, इसको पक्का ध्यान से समझना कि जब भी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बेटा, OH वाला बॉन्ड। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है तो OH वाला बॉन्ड टूट गया, तो OH वाला बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो पोलर बॉन्ड है टूट के H पॉजिटिव रिलीज हो गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, चलो एक मिनट पहले उसी को पूरे को कंप्लीट करते हैं। RCH2OH है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, RCH2OH2 पॉजिटिव Br नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ तो BrCH2R प्लस वाटर लिबरेट हुआ। यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ समझना जरा। एल्काइल ग्रुप एल्कोहल है बेसिकली अपना। अब यहां पर H पॉजिटिव अवेलेबल था, H पॉजिटिव अवेलेबल था तो ये H पॉजिटिव इधर आया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, उसने H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया, OH2 पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल। यहां पर आया Br नेगेटिव। अब जब ये Br नेगेटिव आएगा तो Br क्या करेगा, ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड था इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H2O टोटली सेपरेट आउट हो जाएगा और ब्रोमीन इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन का। जब हमारे पास ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोहल ने रिएक्ट किया था तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था, है ना। और जब यहां पर हमारे पास इस तरीके से हुआ कि भाई H पॉजिटिव को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एल्कोहल ने और इंटरमीडिएट कुछ बना, अब यहां पे क्या हुआ, Br नेगेटिव ने आके इसको रिप्लेस किया, तो यहां पर वाटर जब लिबरेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई ये बात। अगर हमारे पास एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो हमारा बॉन्ड कौन सा टूटेगा बच्चे, हमेशा अपने को ये याद रखनी है वाली कि अगर हमारे पास
इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। क्लियर बात है ये? बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH and CO bond, the reaction of alcohols and phenols may be divided as follows. समझ में आ रही है वाली बात? याद रहेगा। पहला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोहल रिएक्ट करने वाला है। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ये क्या है? एल्कोहल है ROH, मेटल के साथ रिएक्ट करा, सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। हाइड्रोजन क्यों लिबरेट हुआ? जब हमारे पास यहाँ पे मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा तो OH वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन निकल गया और बीच में जो इंटरमीडिएट बना वो क्या निकला? सोडियम एल्कोक्साइड। वो ट्वाइस था इसलिए 2 हाइड्रोजन हो गए, वो तो बैलेंसिंग का सिंपल पार्ट है। ये बात समझ में आया? हुआ क्या? एल्कोक्साइड आइन समझ में आ रहा है। और ये तुमने ध्यान दिया होगा कि जहां पर भी हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं हर जगह पे ये एल्कोक्साइड बन रहा है। फिनॉल वाले केस में फिनॉक्साइड आइन बनता है, एल्कोहल वाले केस में एल्कोक्साइड आइन बन रहा है ना। जहां पर भी ऑक्सीजन होगा उसके साथ सोडियम इंटरमीडिएट O नेगेटिव Na पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही यहां देखो, इथाइल एल्कोहल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। किसी को इसमें परेशानी? सिंपल रिएक्शन है ये। अगर हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ CH3 मतलब ये क्या है बेसिकली हमारे पास? ट्राइमिथाइल एल्कोहल है ना, ट्राइमिथाइल एल्कोहल, और उसके अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ हमने रिएक्ट करा। अगर इसकी IUPAC करोगे तो कुछ अलग आएगी, देख लोगे इसे। IUPAC में क्या आ रहा है? कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ऐसा है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा? कार्बन के तीनों बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली OH है। नॉमेनक्लेचर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, ऐसे ही बनेगा। 1,1 डाइमिथाइल 1,1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल 6 टाइम्स लिया, इसको हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो बना क्या? एल्यूमिनियम। जब हमने रिएक्ट कराया इसको एल्यूमिनियम के साथ तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। हुआ क्या है इसके अंदर? कार्बन और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास बचेगा क्या? CCH3 थ्राइस O। ये वाला पार्ट सारा बच गया, CCH3 थ्राइस O ये हमारा बन गया और साथ में एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये डायरेक्टली सोडियम की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये हमारा किस तरीके से कर रहा है? बेसिकली अपना कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कहानी क्या है कि जब भी अगर हमारे पास मेटल के साथ हम एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं तो हो क्या रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। रिएक्शन समझ में आ रहा है? नीचे वाले रिएक्शन में भी देखो, यहाँ पे सोडियम है, जिस टाइम पे ये बॉन्ड होगा OH वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ सोडियम बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेट हो गई। डन है? पता चल गया सबको ये? एल्कोहल्स जो रहेंगे एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, दैट इज दे कैन डोनेट अ प्रोटोन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये अपने को पता है, इनके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस। एक और लुईस बेस होता था और ब्रॉन्स्टेड बेस होता था, फर्क क्या क्या था? याद करो जरा। एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते थे? एसिड और बेस के 3 कंसेप्ट थे ना, एरिहीनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस। लुईस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेशन में बताता था, ब्रॉन्स्टेड वाला किस लिए कहता था? बेस कौन होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता था? जो किसी भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सके, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ शेयर करने के लिए रेडी है। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, प्रोटोन एक्सेप्टर हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस होता है ना, और प्रोटोन डोनर हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। कहते थे ना एरिहीनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड सेम है, बट एरिहीनियस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस सेम नहीं होते। क्लियर है बच्चा? ये तो ये हमारे पास क्या है? ये अपना प्रोटोन जो है, फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। एसिड क्यों है? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटोन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। अब ये डोनेट अ प्रोटोन वाला केस कहाँ आ गया? अभी हमने देखा ऊपर कि जब भी अगर कोई स्ट्रॉन्गर बेस आ रहा है वो हर बार क्या आ रहा है? अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है कि नहीं? हाइड्रोजन मतलब OH वाला बॉन्ड, H तो टूट ही रहा है वहां से। अगर यहाँ पर एक बेस आ गया, OH लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो बेस है ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड H को देगा
कॉन्जुगेट एसिड्स बना और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस सेपरेट आउट हो गया। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है हर बार वो बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये हाइड्रोजन हमारे पास जो बेस है उसके पास चला जाएगा। अगर ये अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन के डोनेट कर रहा है तो प्रोटॉन को डोनेट करने वाला क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड। समझ में आया ये इसे ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों कह रहे हैं? डन। अब आता है हमारे पास एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। देखो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स में क्या रहेगा? पोलर नेचर ऑफ एल्कोहल दैट इज OH बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। An electron releasing group that is alkyl group increases the electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond which decreases their acidic strength. Thus acidity of alcohol decreases in the following order. देखो पहले बात करते हैं जो अभी डिस्कस किया था वैसा ही कुछ है। हमने क्या बात करी थी बच्चा कि जो एल्कोहल्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं। क्यों है ब्रॉन्स्टेड एसिड? क्योंकि H पॉजिटिव को रिलीज कर सकते हैं। H पॉजिटिव कब रिलीज होगा? अब इसके लिए समझना जरा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड अपने को पता है पोलर होता है कि नहीं? अगर ये बॉन्ड पोलर है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा रहेगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, और जितना पोलैरिटी हाई रहेगी उतना ज्यादा H पॉजिटिव का रिलीज होना आसान रहेगा कि नहीं? और हमने अभी देखा है कि कैसे भी अगर वहां पे कोई भी बेस आ रहा था, स्ट्रॉन्गर बेस आ रहा था या इवन मेटल भी आ रहा था तो H पॉजिटिव को तो ये छोड़ ही रहा था यहाँ से, लेकिन अगर बेस आएगा तो H उस बेस के पास चला जाएगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर यहां नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ने शुरू हो जाए, एल्काइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं उल्टा, तो ये क्या देते हैं? प्लस का इफेक्ट देते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। जहां पोलैरिटी कम होनी शुरू हो गई वहां पर H पॉजिटिव का रिलीज होना मुश्किल होना शुरू हो गया। जहां H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल होना शुरू हो गया वहां पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली गई। कंसेप्ट समझ में आया? जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि वहां पर प्लस का इफेक्ट बहुत कम है एल्काइल ग्रुप का। 2 डिग्री अल्कोहल फिर और 3 डिग्री अल्कोहल लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करता है क्योंकि ये तीनों एल्काइल ग्रुप मिलके इसके कार्बन के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन के पास क्या करेंगे? ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ा देंगे। जितना ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ेगी उतना O और H का जो पोलैरिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, पोलैरिटी कम होगी तो H पॉजिटिव का रिलीज होना मुश्किल होता जाएगा। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, और वी कैन राइट इट एज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। देन बच्चा ये बात समझ में आ गई सबको? अब है अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। ये क्या बात हुई? ये कैसे कह रहे हैं? अल्कोहल्स जो हैं ये वीकर एसिड है वाटर से। वाटर के अंदर से H पॉजिटिव निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अल्कोहल। कन्वर्सली एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन जो बनेगा बीच में, जैसे हमारा सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा था, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे, एल्कोक्साइड आयन बन रहा था। एल्कोक्साइड्स आयन हमेशा वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इन अदर वर्ड्स alkoxides are stronger base than hydroxide ion. That is, sodium methoxide is stronger base than sodium hydroxide. Base है हमारे पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक्स्ट्रा अवेलेबल। एसिड जो H पॉजिटिव रिलीज करने को भी तैयार है। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड रहेगा जिस टाइम पे जो बेस है वो क्या कर लेता है? एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, तो कॉन्जुगेट एसिड आ गया। और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वो एसिड जिसने अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दिया था। ये याद आया? एसिड बेस कंसेप्ट में यही करते थे। अगर ये हाइड्रोजन उठ के इसके पास चला गया तो ये जो हमारे पास बना इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चा? कॉन्जुगेट एसिड। और जिसके पास से बना वो क्या बना हमारे पास? कॉन्जुगेट बेस। अब बात क्या कर रहे हैं हम? ऊपर हमने अभी बात करी है, ये याद रखने वाला क्या है? अल्कोहल्स जो रहेंगे वो वीकर एसिड देन वाटर हैं। ऐसा क्यों? वीकर एसिड देन वाटर है तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर किया है कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड के कंपैरेटिवली एल्कोक्साइड के पास ज्यादा कैपेबिलिटी होती है
H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के। यहाँ यही था ना, एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। इन अदर वर्ड सोडियम या एल्कोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH के कंपैरेटिवली एल्कोक्साइड आयन लगा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांगली क्या कर पाएगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर H पॉजिटिव को ज्यादा एक्सेप्ट कर पा रहा है, एल्कोक्साइड आयन बन कब रहा है, जिस टाइम पे एल्कोहल्स के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कि एल्कोहल्स के प्रेजेंस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। वाटर में ऐसा नहीं, ठीक है, वाटर के कंपैरेटिवली ये कम एसिडिक रहेंगे, बेसिक ज्यादा रह जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स alcohol act as Bronsted bases because they can accept a proton from strong acid to form protonated alcohol। क्लियर है? अगर हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एल्कोहल्स जो रहेंगे वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस की तरह काम करेंगे। ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन होते थे, प्रोटोन एक्सेप्टर रहेंगे, तो ये प्रोटोन एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन करा देंगे। क्लियर है ये? रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड के केस में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चा, एल्कोहल है, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, CH3ONA, सोडियम इथॉक्साइड। ये तो हमें पता ही है, जहां पे भी सोडियम आ गया वहां पे इथॉक्साइड, एल्कोक्साइड आयन तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो सोडियम इथॉक्साइड बन गया, हमारे पास हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। इथेनॉल है, NaH से रिएक्ट किया, सोडियम इथॉक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। डन है ये वाली बात? क्लियर? अब हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टरिफिकेशन। इसमें क्या रहेगा, एल्कोहल्स रिएक्ट विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक पता है सबको क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid or dry HCl gas as catalyst to form esters। Esters बेसिकली क्या है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। क्लियर है? हो क्या रहा है, देखो RCOH ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक में हमें पता है सिंगल लगा हुआ, मोनो का मतलब एक ही है। एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो RCOR- प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये एस्टर हमारे पास बन गया। ये पता चला हुआ कैसे है। अब देखो एक बारी कंसेप्ट समझते हैं, होता क्या है यहाँ पर, हमारे पास जैसे एसिटिक एसिड है CH3COH, यहाँ पे इथेनॉल है C2H5OH, तो ये हाइड्रोजन इसके OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर हमारा लिबरेट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ डायरेक्टली। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके साथ बॉन्डेड था और आके अगर बॉन्ड बनाएगा तो इथाइल इथेनोइड बन गया कि नहीं? बात समझ में आई क्या हो रहा है? हमारे पास हर बार जो होना है उसके अंदर, यहां पे जैसे अपने पास था क्या था, इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन है एक, ये इस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला अपना जो है पार्ट ये वाटर बन के लिबरेट कर जाएगा, और जो हमारे पास कार्बन है ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। पता चला है? हमारे पास जो बनेगा वो इथाइल इथेनोइड बन गया। समझ में आया बच्चा? When HCl gas is used as a catalyst, the reaction is called Fischer-Spire esterification। ठीक है, ये बाइनेम रिएक्शन है, याद रखना। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर HCl को कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे तो ये बाइनेम रिएक्शन है, Fischer-Spire esterification आ जाएगा। प्रोडक्ट सेम रहेगा, रिएक्शन एज इट इज रहेगा। डन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी में क्या रहेगा बच्चा, देखो जितना एल्काइल ग्रुप, जितनी छोटी चेन लगती जा रही है, पहले तो ये ध्यान दो, जितनी छोटी चेन है उतना ज्यादा आसान है ये रिएक्शन। दूसरा, जितनी ब्रांचिंग कम है उतना आसान है, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती जाएगी, एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगता जाएगा, उतना बल्की होता जाएगा हमारे एल्कोहल। जितना एल्कोहल बल्की होता जाएगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो इस एल्कोहल के ऊपर, मान लो इस कार्बन के ऊपर अगर बहुत सारे एल्काइल ग्रुप्स लगे होते तो इधर से इसका आगे अटैक करना पॉसिबल नहीं होता, बॉन्ड नहीं बन पाता। तो जितना कम, जितनी छोटी चेन होगी, जितने कम एल्काइल ग्रुप्स होंगे, उतना ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगा। समझ में आ गया ये? पक्का? दिस इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप। ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहेगा, अब देखो जितना छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड
सेम उसी तरीके से रिएक्शन इजी रहेगा। जितने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना ही इसके अंदर भी सेम कहानी है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी, अटैक करना मुश्किल हो जाएगा आपस में, तो बॉन्ड बनने ही बनेगा, बनेगा भी तो बहुत मुश्किल से बनेगा। क्लियर है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रहेगा, जितनी छोटी चेन जितनी कम ब्रांचिंग उतना एस्टरिफिकेशन आसान, दोनों केसेस में, एल्कोहल के लिए भी और कार्बोक्सिलिक के लिए भी। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे क्वेश्चन में, ऐसा दिया होगा कुछ जिसके अंदर दो अलग अलग तरीके के अल्कोहल्स, दो अलग अलग तरीके के कार्बोक्सिलिक के दे रखे होंगे, तो ये ध्यान रखना सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी रिएक्शन की, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल दोनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो रखी होगी, और सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन से वाले रिएक्शन में रहेगा, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांचिंग, लीस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और छोटी चेन एल्कोहल की, और लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांचिंग, लीस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और छोटी चेन कार्बोक्सिलिक की होगी। जहां ये वाला कॉम्बो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है। डन है बच्चा? हाँ, ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी इसी तरीके से लिखी है ना। अच्छा, ये यहाँ पे उल्टा किया है मैंने, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ सेम चल रहा है तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, यहाँ उल्टा लिखा होगा, ये भी गलत होगा, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब आएगा बच्चे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास क्या होता है, देखो हम कहाँ पे थे, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो बच्चा, एल्कोहल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है सबको RMgX, तो इसमें तो एक चीज तो फिक्स हो ही रही होती है हर बार, हाइड्रोजन है एल्काइल के साथ चला जाएगा और ROMgX हमारे पास अलग निकल आता है। एल्केन की फॉर्मेशन थी, ये हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा था कि एल्कोहल से एल्केन की प्रिपरेशन कैसे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा दो। मिथाइल एल्कोहल है जैसे हमारे पास, अगर मैं उसको इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो होगा क्या, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा और CH3O MgBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऐसा ही है, इथेन की फॉर्मेशन हो गई। किसी को परेशानी इसमें? ठीक है ना। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद है बच्चा ग्रूव्स मेथड। ग्रूव्स मेथड क्या है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स with HCl gas in the presence of anhydrous zinc chloride ZnCl2 is called Grooves method। सीधा सीधा रट्टा क्या रहेगा इसके अंदर, जो अपने पास रिएक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स का with HCl gas in the presence of ZnCl2 is called Grooves method। सिंपल रहेगा बच्चा, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स का हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो जो भी ये बनेगा वो ग्रूव्स मेथड रहेगा। देखो यहाँ पे अब हमारे पास है क्या बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में है रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक OH ग्रुप, OH है यहाँ पे, सोडियम से रिएक्ट करा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस हाइड्रोजन लिबरेट आ गया। OH NaOH के साथ रिएक्ट करा है, फिर से ONA सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर निकल गया। ठीक बात है, ये तो साफ दिख ही रहा है, हर बार वही सोडियम वाली कहानी है, भाई सोडियम आएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, एल्काइल ग्रुप था तो एल्कोक्साइड था, फिनॉल है तो फिनॉक्साइड है। फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रिएक्ट विद एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइज टू फॉर्म देयर सॉल्ट। ये क्या रहेंगे, दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर। वो, और एक और बात याद रखना, हम एल्कोहल्स को हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं, जहां OH लगता है बेसिक कैरेक्टर होता है, पर ऐसा है कि बेसिक कैरेक्टर भी होता है, साथ में ये पार्शियल एसिडिक कैरेक्टर भी पोजेस करते हैं, लेकिन एल्कोहल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली और वीक है एसिडिक में। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल को जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आना है इसके ऊपर, मिलेगा तुम्हें वहां पे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon of benzene ring which act as an electron withdrawing group. Due to higher electronegativity of sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, electron density on oxygen decreases. This increases the polarity of OH bond and result in increase of ionization of phenol. As a result, H positive is easily released from aqueous solution. क्या समझ में आया?
अगर हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बताया था तुम्हें कि OH के साथ जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते रहेंगे उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती रहेगी। क्यों घटती रह रही थी? क्योंकि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर जाती है तो उसका एक हाइड्रोजन के साथ वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, पोलैरिटी कम हो जाती है। जितनी इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी उतना H पॉजिटिव का रिलीज होना मुश्किल होगा, जितना H पॉजिटिव का रिलीज होना मुश्किल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अब जब हम फिनॉल्स की बात कर रहे हैं, फिनॉल्स में ऑक्सीजन जो होता है वो किसके साथ कनेक्टेड है? इस वाले के साथ। और ये कार्बन जो हमारे पास है ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है sp3 के कंपैरेटिवली, एल्काइल ग्रुप के कंपैरेटिवली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा नीचे खींच के रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन से ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, लेकिन नॉर्मल sp3 के कंपैरेटिवली sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाला ज्यादा रहेगा। अब अगर रहेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से कम होगी तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, पोलैरिटी ज्यादा आएगी। जितनी पोलैरिटी ज्यादा आएगी उतना H पॉजिटिव का रिलीज होना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? अगर तुमसे पूछा जाता है कि व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स बिकॉज इन फिनॉल्स oxygen is bonded to sp2 hybridized carbon atom and which decreases the electron density on oxygen, thereby increases the polarity and hence release of H positive is much easier in phenol। तो acidic strength ज्यादा हो जाएगी इसकी। क्लियर है बच्चा? ये किसी को दिक्कत? डन है? पता चल गया ना ये? तो हमारे पास जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो आसानी से बन जाएगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, ये समझ में आ गया? द स्ट्रॉन्गर द एसिड लार्जर विल बी इट्स Ka वैल्यू। Ka याद है हमने एसिडिक और है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट था जो हमारे पास, एसिड के लिए Ka और बेस के लिए K भी था वैल्यू, एंड Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये याद रखनी है बच्चे, वहां पे ना Ka और pKa वैल्यू परेशान कर देती हैं एकदम से। pKa क्या था? pH वैल्यू एक तरह से। अपने को पता है pH वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, तो स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड लार्जर विल बी इट्स Ka वैल्यू। तो Ka स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा रिलेट करेगा। pKa उल्टा चलता है, pKa वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू पोजेस करेगा उतना ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव टूटेगा, उतना ज्यादा आसानी से उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। क्लियर बात है ये? ठीक है ना बच्चा? हाँ जी, किसी को परेशानी इसमें? इसके बाद आता है बच्चे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक कैरेक्टर, बहुत ज्यादा रेलेवेंट सा टॉपिक। देखो फिर कहानी वही आ रही है भाई, क्वेश्चन क्या आएगा? हम पढ़ तो रहे हैं थ्योरी एकदम से जैसे टॉपिक चल रहा है, हम बार बार जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर से क्वेश्चंस डायरेक्टली तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई रीजन बता दो, या ये नहीं बोल रहे हैं कि अरेंज मतलब सीधा कि भाई यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे हो रही है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, असर्शन रीजन में आएगा, वहां पे तुम्हें मेनली अरेंज करने के लिए आएंगे। मेनली ये रीजन दिया जाएगा, मान लो असर्शन रीजन के अंदर ही आ जाता है कि भाई ये फिनॉल्स आर मोर बेसिक देन एल्कोहल्स, और उसके नीचे रीजन कुछ दे रखा है। अब वो रीजन अगर जस्टिफाई करेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पोलैरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का लेना देना कैसे, पोलैरिटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो जस्टिफाई कर पाएगा। ऐसे ही अब हमारे पास एक और आ गया, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा, वहां नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा दे रखे होंगे और वहां अरेंज करने वाला आ गया, तो हमें पता चल जाएगा जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा पोजेस करता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम पोजेस करता जाएगा, है ना। जिसके अंदर जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जितनी ज्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हम उन्हें अरेंज करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स के अंदर और जो चीजें आती हैं वो आता है बच्चे सब्स्टिट्यूएंट्स, जो एसिडिक कैरेक्टर को फिनॉल को चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट EWG अगर लगा हुआ है
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जैसे NO2, CN या X जो कि हेलोजन है, एक्सेट्रा विड्रॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑन फेनॉक्साइड आयन, thus increases the stability of phenoxide ion and hence those group will increase the acidic strength. अब है क्या, देखो इसको फेनॉक्साइड आयन की स्ट्रेंथ वाले तो बात कर ही लेंगे, पहले हम समझते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। देखो फेनॉक्साइड आयन अपना ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जिसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की। अगर यहां पर कहीं पर भी EWG लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो ये इस पूरे जो अपने पास ये स्ट्रक्चर है, पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, उसके पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। अगर पूरे इस कंपाउंड में से पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ खींचेगा, तो यहां का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे जाएगा। पहले ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे पे इंपैक्ट डाल के ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उतना ये पोलर ज्यादा, जितना पोलर ज्यादा उतना बॉन्ड टूटना आसान, जितना आसान एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, पहला पार्ट। दूसरा, अगर ये H पॉजिटिव रिलीज होता है तो इस पे वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आता है तो क्या होता है, नेगेटिव आयन बहुत अनस्टेबल रहेगा। हमने क्या पढ़ा था, जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना रिएक्शन ज्यादा आसानी से प्रोसीड करता है। यहाँ पे इस नेगेटिव आयन की, फिनॉक्साइड आयन की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो ये उतना ही ज्यादा टिकेगा, जितना टिकेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा पोजेस करेगा। अब वो कैसे टिकेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को खुद ही नीचे लेके चला गया, सारे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक जगह पे कंसेंट्रेटेड नहीं रहा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है ना बच्चा। अब इसमें है क्या, फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमेशा क्या करता है बच्चा, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन एंड हेंस द ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, नेक्स्ट जो अपने पास आता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, साफ पता चल रहा है, वो तो खुद का इलेक्ट्रॉन दे देगा। खुद का इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन खुद आएगा उतना ही पोलैरिटी कम हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ। जितनी पोलैरिटी कम, H पॉजिटिव का रिलीज होना मुश्किल, जितना रिलीज होना मुश्किल उतना एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी हमारे पास क्या रहेंगे, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन which intensify negative charge and therefore destabilizes the phenoxide ion with respect to phenol and hence acidic strength decreases। जैसे एल्काइल ग्रुप्स के अंदर हुआ था ना, एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। जितना एल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा था ऑक्सीजन के पास, पहली बात तो वही पोलैरिटी वाला फंडा हो गया, H पॉजिटिव टूटा नहीं। अगर टूट भी गया और O नेगेटिव बना, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाए, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, तो ये क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उल्टा आगे भेज रहा है, और ज्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ गया। पहले ही नेगेटिव था क्योंकि OH वाला बॉन्ड टूट गया था, और ज्यादा अगर नेगेटिव इंटेंसिफाई हो गया तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी करके ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। डन है बच्चा। अब एक और फर्क आएगा, सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे कौन सी पोजीशन पे, क्योंकि फिनॉल्स हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा होंगे और उनकी पोजीशंस के हिसाब से भी फर्क पड़ेगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों, पैरा वाला बिल्कुल नीचे की साइड पोजीशन पे है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला डालेगा और लीस्ट डालेगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिर लास्ट में है फिनॉल। समझ में आई है, फिनॉल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, नाइट्रो लग गया, तो उसने एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी, लेकिन मेटा पे कम इंपैक्ट होता है, ऑर्थो पे ज्यादा, और फिनॉल और पैरा वाली पोजीशन पे मैक्सिमम इंपैक्ट डालेगा वो अपना। क्लियर है, ये पोजीशन वाइज याद रहेगा। तो इसमें अगर अब देखो क्रिजोल लगाया है, क्रिजोल क्या होता है हमारे पास, क्रिजोल बेसिकली लगेगा तो ये हमारे पास तो एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा घटाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है क्रिजोल में, तो क्रिजोल वाले केस में फिनॉल ज्यादा एसिडिक, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला, और फिर लीस्ट में है ऑर्थो क्रिजोल। ये याद रखना, ये उल्टा है इसके अंदर, पैरा से पहले मतलब ऑर्थो लास्ट में आता है इसके अंदर। क्लियर बात है। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, -I इफेक्ट इन मेटा नाइट्रोफिनॉल,
माइनस आई इफेक्ट इन मेटा नाइट्रोफिनॉल में हम क्या कर रहे हैं, जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है NO2 यहाँ लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट समझ में आता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब कोई नहीं, हाँ जी, तो हमारे पास देखो बच्चे यहाँ क्या है, माइनस आई इफेक्ट इन मेटा नाइट्रोफिनॉल। माइनस आई का मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी है, अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना ये खींचेगा उतना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पोलैरिटी एंड ऑल H पॉजिटिव रिलीज होना सब पता है। अब लेकिन कहानी आ रही थी ऑर्थो और मेटा पोजीशन में क्या है। अब वो जो मेटा पोजीशन देखो ये क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा है ना, ऑर्थो पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा है तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होना चाहिए। और याद करो ऊपर हमने इसको चेंज किया था, है ना, मैंने जब जिस टाइम पे पूरा हमारा चल रहा था पैटर्न, किसने बोला था ना कि वो गलत लिखा हुआ वहां पे, और मैंने बदल दिया था, कहाँ पे था, इसी जगह पे था कहीं, कहाँ था, दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से ही हमने लगाया भी था यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है तो फर्क क्या होना चाहिए, अब यहाँ के हिसाब से तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचना चाहिए, और ज्यादा नजदीक है उस कार्बन के। एक्चुअल में क्या होता है, जब यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, जो इस नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन लगा हुआ है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है, उधर जो OH है, और OH में क्या है, इधर ऑक्सीजन, H पे डेल्टा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव नाइट्रो वाले ग्रुप पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल ही ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर ये विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए फिर तो ये बॉन्ड क्यों ही टूटेगा, ये तो और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, ये बॉन्ड डिसोसिएट तो होगा नहीं। अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा घट गई कि नहीं, बात समझ में आई है। तो इसी वजह से हमारे पास जब इसका तुम ऑर्डर देखोगे तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर पे ध्यान देना जरा भी, जब हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम एसिडिक है, ऑर्थो वाला फिर है, और मेटा वाला इधर है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, फिनॉल है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, फिनॉल, फिर मेटाक्रिजोल, फिर पैराक्रिजोल, और फिर ऑर्थोक्रिजोल। ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से जो हमारा ऑर्थो पोजीशन वाला आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा उल्टा उसे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर जो ऑर्थो और बाकी सबका कंपैरिजन आएगा तो ऑर्थो वाला कम एसिडिक बिहेवियर प्रोसेस करेगा। रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो वाले के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। डन है बच्चा। इसके बाद है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोफिनॉल, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे।